हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने अपने चैनल इग्नू लर्नर के माध्यम से एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूं आप सभी के सामने। और अभी जो मैं प्रश्न आप सभी को बताऊंगा ये एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ऐसा इसलिए क्योंकि अब तक जितने भी प्रीवियस ईयर में इस सब्जेक्ट की परीक्षा हुई है उन सभी परीक्षाओं में जो है यह प्रश्न आ चुका है। और इस बार भी एग्ज़ाम में इस प्रश्न के आने की संभावनाएँ काफ़ी ज़्यादा है। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप एग्ज़ाम में जाने से पहले एक दफ़ा इस प्रश्न का आंसर आप जरूर पढ़ के जाइए। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपके सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो सबसे पहले आपको प्रोवाइड की जाती है बिफोर एग्ज़ाम। और साथ ही साथ जो क्वेश्चन आंसर का जो PDF होता है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलता है। तो बेहतर ये होगा कि आप इस चैनल से जुड़े, क्योंकि इन फ्यूचर जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। सो प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं कि कौन सा प्रश्न है जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो प्रश्न एग्ज़ाम में आता है कि अनुवाद के विभिन्न साधनों का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले आपको आंसर के अंतर्गत लिखना है कि किसी भी एक भाषा के भाव और विचारों को किसी दूसरे भाषा में परिवर्तित करने की क्रिया को हम अनुवाद के नाम से जानते हैं। अर्थात हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि किसी भी विषय में व्यक्त भाव और विचारों को किसी दूसरे भाषा में उस भाव और विचारों को लाने का जो प्रक्रिया होता है वो अनुवाद के नाम से जाना जाता है। इसे अंग्रेजी में ट्रांसलेशन भी कहते हैं। ओके, तो अनुवाद क्या हुआ? अनुवाद मतलब क्या कि किसी एक भाषा के भाव और विचारों को किसी दूसरे भाषा में परिवर्तित करना क्या कहलाता है? अनुवाद कहलाता है। अर्थात इसे अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशन। अब आपको पैराग्राफ चेंज करके लिखना है कि अनुवाद का कार्य वास्तव में अनुवादक के लिए एक जटिल कार्य होता है। इसमें एक पाठ में लिखे गए भाव विचारों को दूसरे भाषा में लाना पड़ता है। साथ ही साथ अनुवाद का कार्य करते समय अनुवादक से यह अपेक्षा की जाती है कि अनुवादक दो भाषाओं के साथ साथ दो समाज की संस्कृति, दोनों समाज के परिवेश और प्रकृति आदि के बारे में परिचित होना काफ़ी आवश्यक है अगर वह अनुवादक का कार्य करना चाहता है तो। इसलिए अनुवादक को अनुवाद का कार्य करते समय विभिन्न ज्ञान स्रोतों की आवश्यकता पड़ती है और अनुवादक के कार्य में जो उपकरण सहायता प्रदान करते हैं उसे अनुवाद का साधन कहा जाता है। ओके, अब आपको पैराग्राफ चेंज करके लिखना है कि एक अनुवादक के अनुवाद के कार्य में निम्नलिखित साधन या उपकरण की आवश्यकता पड़ती है, जिसका व्याख्या हम निम्नलिखित संदर्भ में कर सकते हैं, जो इस प्रकार है। सबसे पहला पॉइंट और हेडिंग के तौर पे लिखना है कोश। ओके, अब आपको इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि किसी भी अनुवादक के लिए अनुवाद का कार्य करने के लिए कोश सबसे महत्वपूर्ण साधन होता है, जिसका सहारा लेकर के अनुवादक एक पाठ के भावों विचारों को दूसरे भाषा में परिवर्तित करता है। कोश से तात्पर्य ऐसे ग्रंथ से है जिसमें विभिन्न प्रकार के शब्दों का अर्थ और उन शब्दों का पर्याय यानी पर्यायवाची शब्द उसमें प्रचलित होता है। किसी भी अनुवादक को अनुवाद का कार्य करने के लिए उसे विभिन्न प्रकार के शब्दों की आवश्यकता पड़ती है और इन सभी शब्दों का पूर्ति कोश के माध्यम से ही होती है। अलग अलग अनुवाद का कार्य करने के लिए अलग अलग प्रकार के कोश होते हैं जो अनुवाद के कार्य में सहायता प्रदान करते हैं। दूसरा है शब्दकोश। ओके, इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि किसी भी अनुवादक के लिए शब्दकोश एक ऐसा महत्वपूर्ण साधन या उपकरण है जिसके माध्यम से अनुवादक अनुवाद का कार्य सही तरीके से कर पाता है। अंग्रेजी भाषा में शब्दकोश को हम डिक्शनरी के नाम से भी जानते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के शब्द होते हैं, उन शब्दों का अर्थ होता है, उन शब्दों का पर्यायवाची शब्द होते हैं, उन शब्दों का विलोम शब्द होता है। शब्दकोश अनुवादक के लिए सबसे महत्वपूर्ण साधन है। शब्दकोश के निम्नलिखित प्रकार होते हैं, जो इस प्रकार है। सबसे पहला आता है एक भाषिक शब्दकोश। ओके, अब आपको इस के डिफिनेशन के अंतर्गत लिखना है कि एक भाषिक शब्दकोश वह शब्दकोश होता है जिसका संबंध केवल एक भाषा से होता है। जैसे मान लो केवल हिंदी भाषा के शब्द हैं और इन हिंदी भाषा के शब्दों का अर्थ केवल हिंदी भाषा में ही दिया हो तो इसे एक भाषिक शब्दकोश कहते हैं।
क्या कहा मैंने? मान लो कोई एक हिंदी भाषा का शब्द है और उस हिंदी भाषा के शब्द का अर्थ केवल हिंदी भाषा में ही उपलब्ध हो, तो ऐसे डिक्शनरी, ऐसे शब्दकोश को हम लोग एक भाषिक शब्दकोश कहते हैं। जैसे डॉक्टर रामचंद्र द्वारा संपादित मानक हिंदी कोश। इसमें क्या होता है कि हिंदी शब्द है तो हिंदी शब्द का अर्थ केवल हिंदी भाषा में ही उपलब्ध होगा उस डिक्शनरी में। एक भाषिक शब्दकोश का प्रयोग कई बार कठिन शब्दों का अर्थ सरल शब्दों में जानने के लिए किया जाता है। मान लीजिए कोई कठिन शब्द है और कोई कठिन हिंदी भाषा का शब्द है और उस कठिन हिंदी भाषा के शब्द का अर्थ हमें सरल हिंदी शब्दों में चाहिए, तो आप एक भाषिक शब्दकोश का प्रयोग कर सकते हैं। ओके। दूसरा है द्विभाषिक शब्दकोश। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि अनुवाद का कार्य करने के लिए द्विभाषी शब्दकोश काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। द्विभाषी शब्दकोश का प्रयोग दो भाषाओं को अर्थ जानने के लिए होता है। भले ही कोई भी अनुवादक दो भाषाओं के जानने के लिए कितना भी कोशिश क्यों न कर ले, लेकिन कोई ना कोई शब्द उसे कठिनाई में डाल सकता है। इसलिए अनुवाद का कार्य करने के लिए इस शब्दकोश का प्रयोग किया जाता है। इस तरह के शब्दकोश में शब्दों के अर्थ के साथ साथ उन शब्दों का सही उच्चारण और उनका प्रयोग के बारे में काफ़ी जानकारियाँ मिल जाती हैं। जैसे अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश। ओके, अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश। मान लीजिए कि कोई अंग्रेजी वर्ड्स है, उसका हमें हिंदी में क्या चाहिए, अर्थ चाहिए। तो अंग्रेजी वर्ड्सों का जो हिंदी जो मीनिंग होता है वो आपको द्विभाषिक शब्दकोश में मिल सकता है। जैसा कि हम लोग अपने दैनिक जीवन में जो डिक्शनरी दुकान से ख़रीदते हैं उसमें देखा जाता है कि अंग्रेजी शब्दों का अर्थ जो है हिंदी में दिया होता है। ओके, तो द्विभाषिक शब्दकोश क्या होता है? जो कि दो भाषाओं में शब्दों का जो अर्थ होता है वह दो भाषाओं में होता है। अंग्रेजी में कुछ अलग कहा जाएगा और हिंदी में उन शब्दों का अर्थ कुछ अलग कहा जाता है। और इस तरह का जो शब्दकोश होता है अनुवाद के कार्य में काफ़ी सहायता प्रदान करता है। अगला है बहुभाषिक शब्दकोश। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि बहुभाषिक शब्दकोश का प्रयोग अनुवादक दो या दो से अधिक भाषाओं के अर्थ जानने के लिए करता है। उदाहरण स्वरूप मान लीजिए अगर कोई अनुवादक तमिल से गुजराती में अनुवाद का कार्य कर रहा है, तो इनमें से अनुवादक को कोई एक भाषा नहीं आती है मान लो, तो वह अन्य भाषा के रूप में हिंदी भाषा का प्रयोग कर सकता है। अगला है 6 नंबर पॉइंट, वह है मुहावरे लोकोक्ति कोश। मुहावरे लोकोक्ति कोश किसी भी अनुवादक के लिए सबसे महत्वपूर्ण साधन है, क्योंकि अनुवादक का कार्य करते समय एक अनुवादक को विभिन्न प्रकार के मुहावरे और लोकोक्ति की आवश्यकता पड़ती है, जिसके लिए मुहावरे लोकोक्ति कोश काफ़ी आवश्यक साधन है, जिसका सहारा लेकर के वह अनुवादक का कार्य कर सकता है। जैसे नाच न जाने आंगन टेढ़ा, यह एक तरह का मुहावरा है। ओके, लोकोक्ति है। और इस तरह का जो लोकोक्ति होती है उसका प्रयोग करने के लिए हमें इस तरह के डिक्शनरी का प्रयोग किया जाता है, जिसको बोलते हैं हम लोग मुहावरे लोकोक्ति कोश, जो कि अनुवादक के कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, अनुवाद के कार्य में। अगला है विश्वकोश। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि विश्वकोश का अंग्रेजी पर्याय है एनसाइक्लोपीडिया। विश्वकोश में विश्व के अनेक विषयों से संबंधित ज्ञान जैसे धर्म, संस्कृति, दर्शन, कला, साहित्य आदि से संबंधित शब्द होते हैं, और इन सभी शब्दों का अर्थ बहुत ही विस्तार पूर्वक और अच्छे तरीके से समझाया जाता है, ताकि एक अनुवादक अच्छे तरीके से अनुवाद का कार्य कर सके। इसमें एक शब्द के अर्थ को विभिन्न दृष्टिकोण से समझाया जाता है। कौन सा कोश में भाई? विश्वकोश में। अगला है साहित्य कोश। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि साहित्य के क्षेत्र में भी किसी भी अनुवादक को अनुवाद का कार्य करने के लिए साहित्य से संबंधित विभिन्न प्रकार के शब्दों का अर्थ जानने होते हैं, ताकि अनुवाद करते समय भावों विचारों के अनुसार उन सभी शब्दों का सटीक जगह पर प्रयोग कर सके। इसलिए साहित्य कोश एक ऐसा कोश होता है जिसका सहारा लेकर के कोई भी साहित्यकार अनुवाद का कार्य कर सकता है। इस तरह के साहित्य कोश में विभिन्न प्रकार के शब्द, उन शब्दों का अर्थ और उन शब्दों का पर्याय अच्छे तरीके से दिया होता है, जिससे अनुवादक को सुविधा होता है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अनुवाद
किसे कहते हैं और अनुवाद करने के लिए अनुवादक के लिए कौन कौन से साधन की आवश्यकता पड़ती है। और मैं आपको यहाँ बता दूँ कि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो है एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा, 100% चांसेस है। ओके, सो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि जैसे ही टेलीग्राम चैनल पर आप आएंगे इसके रिगार्डिंग बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू फॉर एग्जाम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।